नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के नॉलेज लेक्चर सीरीज में, जो हम आप तक रेगुलरली ला रहे हैं ताकि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी में बहुत फायदा हो। आज हमारा टॉपिक है इंडियाज जॉब सिचुएशन। ये टॉपिक बनाने के पीछे का लक्ष्य ये था कि न केवल आपको जॉब सिचुएशन का पूरा अंदाजा हो जाए, बल्कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं और इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इसका क्या इंप्लीकेशन हो सकता है, यह भी आपको समझ में आए। आइए शुरू करते हैं इंडियाज जॉब सिचुएशन। जो डेटा मैं यूज कर रहा हूं CEDA CMIE का डेटा है, बहुत ही रिलायबल डेटा है। भारत सरकार भी इसको रेफर करती है। सो द डेटा इज वेरी वेरी यूजफुल। प्यारे दोस्तों, आज हम थोड़ा गहराई से ये देखेंगे कि जो भारत का टोटल एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है ये मिलियंस में दिया है। तो सेडा और CMI ने इस डेटा को मिलियंस में प्रस्तुत किया है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। क्षमा चाहता हूं। भारत में जितना भी एम्प्लॉयमेंट है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनका 99% केवल 7 सेक्टर में आ जाता है। CMI वाले बोलते हैं कि भैया ये जो 7 सेक्टर हैं, आपके सामने ही बने हुए हैं सातों सेक्टर, इन 7 में प्रैक्टिकली भारत के सारे वर्कर आ गए। तो अगर ये 7 सेक्टर एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये लाल वाला एग्रीकल्चर है, ये नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये बहुत बड़े रिक्रूटर्स हैं, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, और ये 3 छोटे सेक्टर। अब हम जो देखने जा रहे हैं कि 2016-17 से 2020-21 तक इन 7 सेक्टर में जॉब्स की सिचुएशन क्या रही, क्योंकि जितनी भी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग हो रही है, जितने भी यूनियन बजट प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जितनी भी बड़ी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जैसे कि आज हम जानते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLIS बनाई गई है। आपके और हमारे पैसे से ये सारी स्कीमें चलती हैं। इनका फाइनली जॉब्स पर क्या असर पड़ा, यह हमें देखना है। आइए सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरियां सबसे जल्दी देने का काम किसी एक सेक्टर ने आज तक किया है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ही है। CEDA CMI वाले बोलते हैं कि 2016-17 में मैन्युफैक्चरिंग में 5 करोड़ 10 लाख नौकरियां थी और 2020-21 आते आते मैन्युफैक्चरिंग में केवल 2 करोड़ 73 लाख नौकरियां, तो ये तो ऑलमोस्ट आधी रह गई हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आज भारत में 2014-15 अगस्त से मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है। उसका लक्ष्य यह था कि मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ GDP को 25% तक पहुंचा देना। दुर्भाग्यवश हुआ यह है कि सारे प्रयासों के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ GDP 15% पे आके सुई अटक गई है, और वो बिल्कुल साफ यहां परिलक्षित हो रहा है। और अब इसके बाद तो हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि ऑटोमेशन का और इंडस्ट्री 4.0 का और AI ML DL का ज़माना आ गया है। तो प्राइवेट सेक्टर तो इसको रिवर्स कर नहीं पाएगा। यह है भारत में विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति। जैसा मैंने आपसे कहा, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा कफ एंड कोल्ड चल रहा है, वो हो जाएगा ठीक। ये बड़ा रिलायबल डेटा है, ध्यान रखिएगा, इसको लेके कोई बड़ा डिबेट नहीं है। दूसरा सेक्टर एग्रीकल्चर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड एग्रीकल्चर में अब हम सबको दिखाई दे रहा है, जहां एग्रीकल्चर में 2016-17 में 14 करोड़ 50 लाख लोग काम कर रहे थे। इनमें से सारे कोई फॉर्मली सैलरीड लोग तो नहीं थे। 2020-21 में यह नंबर बढ़ के 15 करोड़ 10 लाख हो गया। आज की 21वीं सदी की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर में काम करने वालों की संख्या बढ़नी तो चाहिए ही नहीं, कम होनी चाहिए। लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है। अब ये हमें समझ आता है कि उल्टा क्यों हो रहा है,
क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आधा रह गया, तो लोग जाएंगे कहाँ, कुछ तो करेंगे पेट भरने के लिए, तो वो चले गए हैं एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर बढ़ा है। उसके अलावा पेंडेमिक शुरू होने के बाद और मास रिवर्स माइग्रेशन, करोड़ों लोगों का सड़क पे पैदल पैदल होने के बाद बहुत से लोग लौट के शहरों में नहीं आए हैं। उसे कहते हैं रूरलाइजेशन। अर्बनाइजेशन तो सबको पता है, लेकिन भारत में एक बहुत ही विचित्र फिनोमिनन चल रहा है अभी, और उसको कहते हैं रूरलाइजेशन, और उसका यहां यह परिलक्षित होता है। तीसरा बड़ा सेक्टर जो करोड़ों लोगों को एब्जॉर्ब करता है, गांवों से लोग निकलकर पहली बार छोटे और बड़े शहरों की तरफ जब आते हैं, एक सेक्टर है जो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन। करोड़ों करोड़ों अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में सीधे सीधे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये एक तरह का बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी है लोगों के लिए कि हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो काम कर ही लेंगे। 6 करोड़ 90 लाख से 2016-17 में टोटल एम्प्लॉयमेंट गिर के 5 करोड़ 37 लाख हो गया। ये काफी बड़ा ड्रॉप है। तो हम मोटे तौर पर यह देख रहे हैं कि भारत का जो टोटल एम्प्लॉयमेंट सीन था वो 7% गिर गया। पहले 40 करोड़ 70 लाख लोग काम कर रहे थे, काम करने वालों की संख्या 37 करोड़ 80 लाख रह गई। और इसके बाद पेंडेमिक का असली असर आना शुरू हुआ। नाउ दिस इज वरीसम बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्किंग एज ऑफ इंडिया इज स्टेडीली राइजिंग। वो नंबर तो बढ़ रहा है, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, वो नंबर घट रहा है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका गिरता जा रहा है, तो बाकी के लोग वो अल्टीमेटली उनके पास काम ही नहीं है। तो भारत का आउटपुट गैप क्रिएट होगा, लॉस जीडीपी पोटेंशियल क्रिएट होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड में होल्स हो जाएंगे। ये इसका मीनिंग है। आपको समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीजें निबंध में लिखने के काम आती हैं, एनालिसिस में काम आती हैं। आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, किन शब्दों में कैसे प्रेजेंट करोगे, वो आपके ऊपर है। पहले हम फैक्चुअली समझ तो लें। प्यारे साथियों, हमारे पावर पैक कोर्स के साथ आप जुड़िए। भारत का अपने किस्म का सबसे फ्लेक्सिबल, सबसे अफोर्डेबल और सबसे नॉलेजेबल प्रोग्राम है, जो हर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट को हम रेकमेंड करते हैं। इसकी लिंक नीचे दी है, जानकारी लीजिए। आज के आज एनरोल करें। You will be very happy doing this course with me in the live mode. अब अगर हम इंडिविजुअली एक एक सेक्टर की तरफ नजर करते हैं तो आपको यह कहानी सामने दिखाई देती है। एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टोटल 69 और 78% का एम्प्लॉयमेंट इन 5 सालों में किया। और इस चार्ट में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर की स्थिति, तो एग्रीकल्चर में फाइनली द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैज रिजन। दिस इज नॉट बिकॉज पीपल हैव चोजन टू बिकम फार्मर्स बाय चॉइस। लोग किसानी में अपनी इच्छा से आ गए, ये ऐसा नहीं है। लोग किसानी में इसलिए आए हैं क्योंकि और कहीं काम अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आया आपको? क्योंकि किसानी जो है वो मैक्सिमम किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। इफ यू आर अ स्मॉल और अ मार्जिनल फार्मर, इट एनीवे इज नॉट अ प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन। प्यारे दोस्तों, अगर आप यहां पे देखते हैं सर्विसेज सेक्टर में, तो सर्विसेज सेक्टर का पूरा ब्रेकअप इस चार्ट में आपको यहां पर मिलेगा। भारत में पैंडेमिक ने सबसे ज्यादा सर्विसेज सेक्टर पर असर डाला। जबरदस्त नुकसान सर्विसेज सेक्टर में हुआ, और अनफॉर्चुनेटली उस तरह का कोई सोशल सेक्टर की सेफ्टी नेट भी भारत में नहीं है जो इन सबको कुछ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे पाती। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वी सॉ 23-24% shrinkage of GDP and then 7% shrinkage in the first and the second quarter of 2020-21, which has been quite devastating for many families, and many stories and videos on the social media bear corroboration. प्यारे साथियों, अगर आप इंडस्ट्री की बात करें भारत में, याद रखिएगा परिभाषा, इंडस्ट्री के 3 घटक होते हैं। पहला होता है माइंस, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा होता है रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। कभी कभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी को भी जोड़ के बता देते हैं,
लेकिन मोटे तौर पर भारत में उद्योग यानी इंडस्ट्री में 3 चीजें मानी जाती हैं। सारा खनन उद्योग, सारा का सारा विनिर्माण उद्योग जहां एक्चुअल फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, और सारा का सारा कंस्ट्रक्शन का धंधा, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। इन तीनों में कैसे मूवमेंट हुआ है 5 सालों में आपके सामने है। दुर्भाग्यवश जहां मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है वहीं मैक्सिमम गिरावट भी दिख रही है। तो इन तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता। यह हमें बताते हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार के बजट में और भारत सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान में इन चीजों पर काफी फोकस होगा, और वो अब दिख भी रहा है। वो कितनी नई नौकरियां पैदा करेगा, क्योंकि भारत को हर साल करोड़ों नई नौकरियों की आवश्यकता है। देखिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं, स्टार्टअप्स कैन नॉट बी द इंजन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। स्टार्टअप्स आर अ वंडरफुल थिंग। हजारों स्टार्टअप्स भारत के प्रतिभाशाली यंग लोगों ने खड़े किए हैं। अरबों डॉलरों की फंडिंग मिल रही है, विच इज अ वंडरफुल थिंग। भगवान करे 100 गुना बढ़े ये लोग, लेकिन अगर ये लोग 10 गुना भी बढ़ गए तो भी ये जीडीपी का बहुत छोटा हिस्सा है। और दूसरी बात, ये एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव लोग नहीं है। और तीसरी बात, आप कृपया गिग इकोनॉमी को अचीवमेंट मत समझिएगा। मोस्ट ऑफ इट इज एन एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर, सब जानते हैं इस बात को। तो इसलिए स्टार्टअप्स होना अच्छी बात है, बट दे कैन नॉट ड्राइव द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया विल बी ड्रिवन हियर। और अगर ये नहीं चल पाया तो स्टार्टअप्स कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आप अगले 10 साल में देखिएगा। सभी लोग इस बात को समझते हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने इस पर बहुत एनालिसिस दिया भी है। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान से नौकरियां जनरेट करने का सोच रही है, जो बहुत अच्छा लक्ष्य है। कितनी जनरेट होगी, बस यही एक सवाल है। तो वो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। भारत का जो काफी बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, हमने जॉब्स की स्थिति तो देखी। विद इन द जॉब सिनेरियो, द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ इंडिया हैज गॉन डाउन सब्सटैंशियली। आज मोटे तौर पर पिछले 20 सालों में हम 20-21% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे आके रुक गए हैं। दुनिया के मैक्सिमम देशों का ये फीमेल श्रमबल भागीदारी दर हमसे ज्यादा हो गया। इसका मतलब भारत की मैक्सिमम महिलाएं वर्किंग एज की अनप्रोडक्टिव हैं, जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कारण हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है, अगर यह बढ़ सकता है तो भारत का जीडीपी भी बढ़ सकता है। तो यह अपने आप तो होगा नहीं, यू विल नीड अ वेरी कंसर्टेड सेंट्रल एफर्ट टू पुश इट। सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर के माइंडसेट बदलने पड़ेंगे, जेंडर इक्वालिटी के लॉज बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये रेशियो ऊपर बढ़ना शुरू होगा। उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। चाइना में ये रेशियो 65% से ज़्यादा है, भारत में 22-23% पे आके अटक गया है। ये लेबर मार्केट की एक और पिक्यूलियरिटी है, और इससे विमेन्स एम्पावरमेंट पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार देने से कुछ नहीं होता अगर महिलाओं के पास आय के स्रोत नहीं है, खुद की कैपिटल जनरेट नहीं हो रही है, तो उसकी तो आवाज ही नहीं बन पाएगी। तो ये है भारत की कुछ बड़ी लेबर मार्केट रिलेटेड सिचुएशन। दुनिया के जीडीपी की स्थिति में आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3 ट्रिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं। 1-2 सालों में हम 4 ट्रिलियन भी क्रॉस कर सकते हैं, और इवेंचुअली 2027, 28, 29 तक हम 5 ट्रिलियन तक भी पहुंच जाएंगे। बड़ी बात यह है, द साइज ऑफ द इकोनॉमी इज अ वंडरफुल एंड अ ब्यूटिफुल थिंग, बट वेदर इट ट्रांसलेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब्स फॉर पीपल इज वेयर द रियल एसेट टेस्ट विल लाई। आ गया समझ में? तो प्यारे साथियों, इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। कैसा लगा आज का नॉलेज लेक्चर? हमारे साथ आप पावर पैक कोर्स में जरूर जुड़िए। ये कोर्स हम पूरे कॉन्फिडेंस से सबको रेकमेंड करते हैं। आप स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हो तैयारी या यूपीएससी के लिए, आपको फायदा ही फायदा होगा इस कोर्स में मेरे साथ पढ़ाई करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, जय हिंद।